हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। मेरा नाम है गौरव गर्ग। हफ्ते बीत गए एक भी वीडियो आने में, क्योंकि मैं बहुत बिजी था एक किताब पढ़ने में जिसने एटलीस्ट मेरा महीना डेढ़ महीना ले लिया। और महीना डेढ़ महीना सिर्फ किताब ने नहीं लिया, क्योंकि बहुत समय तो मैंने पढ़ना ही रोक दिया था, क्योंकि देश में कुछ ऐसे हालात थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, ऐसी सब कुछ बातें हो रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था कि उस टाइम किताब पे ध्यान की जगह बाहर दुनिया पे, बाहर समाज पे ध्यान ज़्यादा जा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या क्या करा, और भी जो चीज़ें हैं और अभी भी चल रहे हैं प्रोटेस्ट, उन सब पे ध्यान ज़्यादा था। तो इस किताब को पूरा करने में समय बहुत ज़्यादा लग गया, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि समय ख़राब हुआ, मज़ा बहुत ज़्यादा आया। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है साउथ एशियन लिटरेचर में। अब आपको पता होगा कि साउथ एशियन लिटरेचर होता है कि ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये जो हमारे नेपाल, ये जो देश हैं, ये आमतौर पे साउथ एशिया में गिने जाते हैं। तो इस रीजन में जो लिटरेचर होता है उसमें ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किताब ने जो हमारा एक प्रेसिडेंट इससे पहले एक हिंदी किताब से सेट हुआ था, उसे इसने थोड़ा सा और उसकी नींव स्ट्रॉन्ग करी, और फिर तीसरी किताब ने तो फिर प्रूव ही कर दिया कि अब हम आ गए हैं इस श्रृंखला में। इस लाइन में सबसे पहली किताब थी जिसने ये पूरा मूवमेंट शुरू करा, ये जो पूरा माहौल बनाया, वो थी रेत समाधि, जो लिखी थी गीतांजलि श्री जी ने, जिसका इंग्लिश अनुवाद था टूम्ब ऑफ सैंड, जो लिखा था डेसी रॉकवेल जी ने, जिसने जीता था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, पहली हिंदी नॉवल जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इतना बड़ा अवार्ड जीत के आया। तो बहुत लोगों ने बोला कि ठीक है, वन हिट वंडर है, एक आधा तो जीत ही जाता है, इतने साल हो गए हिंदुस्तानी लिटरेचर को, साउथ एशियन लिटरेचर को, एक किताब तो चलो जीत ही जाती है। जैसे इनसे पहले अरुंधति राय जी थी, जिन्होंने 98-99 में बुकर जीता था। उसके बाद आई थिंक किरण देसाई जी ने जीता इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, पर वो शायद उनका मूल इंडियन है, पर वो अब इंडियन नहीं है, वो शायद उनकी सिटीजनशिप बाहर की है। और सलमान रश्दी जी ने भी जीता था मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए, पर वो भी बाहर के सिटीज़न है, यूरोपियन किसी देश के सिटीज़न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक इंडियन सिटीज़न है जो, जिनका नाम गीतांजलि श्री है, उनकी किताब अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होती है और इतना बड़ा अवार्ड जीतती है। और फिर आते हैं एक श्रीलंकन राइटर 2 साल 3 साल बाद, जिनका नाम है शेहान करुणातिलका, सॉरी अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ। उनकी किताब जो इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे जो फीलिंग ऑफ वी हैव अराइव्ड, उसको सॉलिडिफाई करती है। और ऑब्वियसली इस लाइन में तीसरी किताब थी बानू मुश्ताक जी की हार्ट लैम्प, जो लिखी थी बानू मुश्ताक जी ने और कन्नड़ से ट्रांसलेट करा था दीपा भास्ती जी ने, आई थिंक यही नाम है, भस्ती या भास्ती, जैसे भी पढ़ते हैं, सो सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगेन, बट दीपा जी ने उसे ट्रांसलेट करा था। एक फन फैक्ट इधर, दीपा जी का नाम आ गया तो बानू मुश्ताक जी का नाम आ गया। तो जब ये किताब बुकर जीती थी, आई थिंक 2025 की लास्ट ईयर की बात है, तो तब मैं एक कंपनी में एक बहुत फेमस बुक स्टोर है, ऑनलाइन बुक स्टोर, जिसका नाम है बुक्स वैगन। मैं वहाँ पे मैंने अपना पिछला न्यूज़ वाला जॉब छोड़ के वहाँ ज्वाइन करा था, और उन्होंने मुझे बोला था स्टार्टिंग में कि आपको हम बानू मुश्ताक जी का इंटरव्यू देंगे। तो लाइक उनके लिए पॉडकास्ट शुरू करना था, तो उन्होंने मुझे हायर करा था पॉडकास्ट पूरा क्रिएट करने के लिए। उन्होंने बोला हम बानू मुश्ताक जी का आपको इंटरव्यू देंगे। वो तो हुआ नहीं, पर हाँ मैंने एक टैरो कार्ड रीडर का इंटरव्यू ज़रूर करा था उनके लिए, वो भी कभी शायद रिलीज़ नहीं हुआ, और मैंने वहाँ पे 1 महीना ही काम करा था। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, अच्छे लोग नहीं थे, कुछ अच्छा बिल्कुल एक्सपीरियंस था, बहुत घटिया एक्सपीरियंस था, बहुत घटिया लोग थे, बहुत बाद में परेशानी हुई, पैसा लेने में भी अपनी बहुत परेशानी हुई, मतलब ऑल इन ऑल टॉर्चर था। पहले बड़े बड़े वादे करे गए कि अरे हम तो आपको विलियम डैलरिम्पल और पता नहीं किन किन से इंटरव्यू कराएंगे, बट फिर मैं टैरो कार्ड रीडर्स, और फिर तो यही बोल दिया गया कि खुद ही ढूंढ लाओ जिनसे इंटरव्यू करना है। फिर बोला गया खुद ही शूट कर लो और खुद ही सारे इक्विपमेंट चला लो और खुद ही सब कुछ कर लो, खुद ही एडिट करा लो। समझ गया कि ये तो भूखे पेट भजन है, यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो मैं निकल आया, ऐसे ही साइड ट्रैक पे निकल आया हम। बट हाँ, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस। अगर आपको कभी इनके साथ काम करने का मौका मिले तो अवॉइड, जस्ट अवॉइड। नहीं है ऐसे लोग, ये सब लोग प्रोफेशनल नहीं है। ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वो बिल्कुल कोई इज्जत नहीं करते किसी की, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता किसी का भी। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन का, वो है ये किताब
तो किताब का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेदा। तो 7 मून क्या है, माली अल्मेदा कौन है और ये किताब का प्लॉट क्या है। कहानी शुरू होती है श्रीलंका से। श्रीलंका में एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है जिनका नाम है माली अल्मेदा। माली अल्मेदा कोई भला इंसान, कोई बढ़िया इंसान नहीं है, घटिया इंसान है, एक नंबर का चीटर है, एक नंबर का दिलफेक आशिक है और भरोसे का भी आदमी नहीं है और एक नंबर का जुआरी है। बहुत ही घटिया इंसान है, पर बहुत अच्छा फ़ोटो जर्नलिस्ट है और बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। जवान लौंडा है, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है डीडी। डीडी से वो प्यार भी करता है, बहुत अच्छा लड़का है डीडी। डीडी के पिताजी एक वो श्रीलंका के माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं, तो पावरफुल आदमी है। और डीडी की एक कज़न बहन है जिसका नाम है जैकलीन, जिसका फुल फॉर्म है। तो जैकलीन भी हमारे जो माली हैं उनकी दोस्त है, बहुत अच्छी। ठीक है, ये तीनों का ट्रायो है। सब लोगों को लगता है कि माली या तो जाकी को डेट कर रहे हैं, डीडी को डेट कर रहे हैं। ऑफिशियली माली किसी को डेट नहीं कर रहा है। माली अगेन दिल फेंका इंसान है, बहुत खराब इंसान है, भरोसे का इंसान नहीं है। बट डीडी पसंद करता है माली को, माली डीडी को पसंद करता है और ये एक पैक्ट बनाते हैं कि हम ये सब छोड़ते हैं और हम श्रीलंका छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि श्रीलंका में चल रही है सिविल वॉर। हाँ, ये समय है श्रीलंका की सरकार, तमिल टाइगर्स और जो कम्युनिस्ट थे वहाँ के, जेपीवी जो एक पार्टी थी, उसके लोग एक दूसरे में लड़ रहे थे और बहुत बुरा हाल था। आपको इंडियन आर्मी भी तब वहाँ पे थी, यूएन भी वहाँ पे था और सब जंग चल रही थी और बहुत लोग मर रहे थे। सिन्हलीज लोग मर रहे थे, बौद्धिस्ट लोग मर रहे थे, तमिलियंस मर रहे थे, हिंदूज मर रहे थे, मुस्लिम्स मर रहे थे, क्रिश्चियंस मर रहे थे, सब मर रहे थे। श्रीलंका का सबसे खराब समय माना जाता है उसे। आपको याद होगा कि हमें ये शायद 10th में भी एक चैप्टर था, उसमें पढ़ाया जाता है श्रीलंका के बारे में। हमारी बहुत बढ़िया SST सोशल स्टडीज़ की मैम थी रचना मैडम। रचना मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से ये पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है जो उन्होंने पूरा बताया था, पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और मतलब वो 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं और वो 2 पैराग्राफ को उन्होंने जो पढ़ाया है ना, वो आज तक यहाँ छपा हुआ है। आज तक मुझे याद है कि पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या था, सिन्हलीज भाषा का क्या कॉन्फ्लिक्ट था, तमिलियंस का क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों झगड़े थे, क्यों मारा गया, कैसे रिजॉल्व हुआ, इंडिया कहाँ था, सब यहाँ दबा हुआ है। तो इस किताब को पढ़ते हुए वो नॉस्टैल्जिया भी बार बार वापस आ रहा था कि हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो कहानी शुरू होती है, वो वादा करते हैं और चल देते हैं। माली डीडी से बोलता है कि मैं बस एक आखिरी असाइनमेंट पे जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा और फिर हम चले जाएंगे। डीडी कहता है ठीक है। माली असाइनमेंट पे जाते हैं, माली वापस आते हैं, पर फिर माली की मौत हो जाती है। अब माली की आत्मा स्वर्ग और नर्क के बीच में, स्वर्ग धरती नर्क, स्वर्ग धरती नर्क तीनों के बीच में एक जगह है जिसे पर्गिट्री कहते हैं, वहाँ पे उसकी आत्मा है और वो ढूंढना चाहता है कि वो मरा कैसे। सिंपल, उसके हाथ में उसका कैमरा है, कपड़े फटे हुए हैं, घाव के निशान हैं, आसपास बहुत सारे लोग हैं, सो उनके साथ भी सेम है, घाव के निशान हैं, जले हुए हैं, चोटें हैं और वो आत्मा उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे माली को क्यूरोसिटी जागती कि मैं मरा कैसे, मुझे मारा किसने। और यहाँ से शुरू होता है पूरा सफ़र माली का। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि जो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रानी। डॉक्टर रानी प्रोफेसर थी श्रीलंका में। अब वो पर्गेटरी में एज अ क्लर्क, एज अ ऑफिसर या नर्स काम करती हैं, कुछ बड़ा मतलब एक हेल्पर टाइप उनकी जॉब है, वो आत्माओं की हेल्प करती हैं इस स्टेज से स्वर्ग में, परलोक में, नर्क में जो है उसमें जाने के लिए। जो एक लाइट कहती हैं वो उधर जाने के लिए वो माली को बताती हैं, देखिए 7 दिन है, 7 दिन में आपको लाइट के अंदर जाना है, वरना 7 दिन के बाद आपकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी और आप कभी नहीं जा पाओगे। 7 दिन। माली धीरे धीरे करके निकलते हैं वहाँ से, बोलते हैं कि मैं 7 दिन में पता करता हूँ कि मुझे मारा किसने। उन्हें वहाँ पे एक आदमी मिलता है सेना। सेना भी एक कम्युनिस्ट थे, उनके पिताजी ड्राइवर थे, वही डीडी के पापा के। और सेना को भी एक पॉलिटिशियन ने मारा था फॉर नो रीज़न, तो वो बदला लेना चाहता है। माली धरती पर घूम रहा है, 7 मून्स हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकता है, कोई से देख नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है और वो बस पता करना चाहता है कि मुझे मारा किसने। पर वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है, वो सबकी पॉलिटिक्स देख रहा है, आत्माओं की पॉलिटिक्स देख रहा है, कैसे प्रोपेगेंडा, कैसे जो इमेजेस हैं वो कैसे इस्तेमाल होती हैं, कैसे इमेजरी जो आपको दिख रहा है क्या वो है भी या नहीं भी है, कैसे लोगों चीज़ें परसीव कर रहे हैं, कैसे बताई जा रही हैं, वो सबका क्या इफेक्ट है, सिविल वॉर का लोगों की सोच पे क्या इफेक्ट है, जो एक आम श्रीलंकन है वो किस स्टेज पे पहुंच गया है, दूसरी कंट्रीज इसमें क्या फ़ायदा उठा रही हैं, इसमें इजराइल पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है हर बार बीच में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल और पाकिस्तान कैसे बीच में आ जाता है, उसके बारे में भी है। एक जूसी किताब है, आई डोंट नो ये सही शब्द है कि नहीं है, पर जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें अपने दांत गड़ा रहा हूँ। आई डोंट नो एक अच्छा एक्सप्रेशन है या नहीं है, बट जैसे एक बहुत अच्छा वेल मेड बर्गर होता है,
आप उसमें दांत डालते हैं और एक बाइट लेते हैं। जैसे जो वो फीलिंग है ना, इस किताब को पढ़ते हुए वो फीलिंग आता है कि एक बहुत अच्छी जूसी मजेदार चीज में मैंने अपने दांत गड़ा दिए, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। आप बहुत चीजें समझते हैं, शायद जो नुआंसेस हमने पहले कभी नहीं सोचे थे, वो कि श्रीलंकन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, श्रीलंकन इंडियन आर्मी की प्रेजेंस के बारे में क्या सोचते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हम तो अपने आप हम मानते हैं कि भाई हमने हेल्प करी और ऑब्वियसली करी हमने हेल्प, पर वो उसे कैसे देखते हैं, क्या वो उसे हेल्प को सही मानते भी हैं, गलत मानते हैं, वो उसे कैसे देखते हैं। एक आम जो श्रीलंकन है वो चाहता क्या है, कितना भारी डिमोटिवेशन हो गया था एक पूरी पॉपुलेशन का, जिसके सारे सपने सारी सोच मर गई थी। श्रीलंका का जो झंडा है जिसमें एक शेर है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि जबकि श्रीलंका में तो शेर होता ही नहीं है, तो श्रीलंका के झंडे में शेर क्यों है, उसका कुछ मतलब भी है। श्रीलंका के झंडे में जो कलर्स है उनका मतलब क्या है, श्रीलंकन होने का क्या मतलब है, एक आइडेंटिटी जो एक नेशनल आइडेंटिटी होती है उसका पॉइंट क्या है, और क्या है हर इंसान की एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, या फिर आप इस दुनिया के सिटीजन हो और वही बहुत है। क्या आपका ए पॉलिटिकल होना काफ़ी है, क्या आपका एक ए पॉलिटिकल होना आपको सारी मुसीबतों से और परेशानी से बचा लेगा। तो इसी सब चीज़ों का आंसर ढूंढते हुए, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, इन सब चीज़ों का आंसर, इन सब चीज़ों को बात करते हुए, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए माली 7 दिन अपने गुजारते हैं। क्या माली लाइट में पहुंच पाते हैं, क्या नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हें एक रास्ते में एक कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम होता है महाकाली। महाकाली एक राक्षस है जो सभी आत्माएं जो लाइट में नहीं गई हैं वो उन्हें अपने अंदर समा लेते हैं, और उनका भी एक मैसेज प्लान है कि वो बदला लेना चाहते हैं श्रीलंकन पॉलिटिशियन से। वो जो मिलिट्री है श्रीलंकन, जो तमिल टाइगर्स हैं, उन सबसे वो बदला लेना चाहते हैं अपनी मौत का। वो सब लोग मिलकर एक महाकाली बनाते हैं। अब ये भी समझते हो कि कैसे एक इंसान को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है बॉम्बर बनने के लिए, एक मर्डरर किलर बनने के लिए। डज इट इवन मीन एनीथिंग? क्या हमारी मौत का कुछ मतलब भी है? क्या हम बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं? बहुत सारे भारी भारी सवाल इस किताब में पूछे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, और उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब भी दिया जाता है। इस किताब के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किताब का पहले नाम कुछ और था। तो इस किताब का पहले नाम 7 मून्स ऑफ माली अलमेदा नहीं था। ये किताब 2020 में छपी थी विद अ डिफरेंट नेम, जिसका नाम था चैट विद द डेड, और इसका स्टोरी लाइन, इसका स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट था। बट फिर एक पब्लिशर ने वो किताब पढ़ी और उन्होंने उनके जो राइटर हैं शेहान जी को बोला कि इसको रीराइट करो, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली चेंज करो, और इसमें पोटेंशियल बहुत है। तो 2 साल लगा के शेहान जी ने उसको पूरा रीस्ट्रक्चर करा गया, दोबारा लिखा, एंड देन ही मेड 7 मून्स ऑफ माली अलमेदा। सो देयर आर, इस किताब से हम ये भी चीज़ समझते हैं ना कि देयर आर सेकंड चांसेस इन आवर लाइफ। कि एक किताब जो जस्ट रिलीज़ हो गई थी अंग्रेज़ी में श्रीलंका में, शायद इतनी आई बॉल्स उसे नहीं मिली थी, वो किताब इतनी मैसिव हो जाती है कि बुकर प्राइज दी जाती है 2 साल बाद। तो शायद हार मानना इज़ नॉट अ गुड थिंग, एक सही डिसीजन नहीं है। तो इस किताब के बारे में मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे इस किताब का जो राइटिंग स्टाइल है, जितना कन्विक्शन से, जितना सूझ बूझ से, समझ से शेहान जी लिख रहे हैं ना, वो बहुत मज़ेदार है, वो बहुत अच्छा है। आपको समझ आ रहा है कि इस इंसान ने इसका एक मुकम्मल ड्राफ्ट इसने पूरा कर लिया था और अब ये दोबारा उसे रीराइट कर रहा है। सो इतना परफेक्शन है, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, एक लाइन ऐसी नहीं है कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये बात की कोई ज़रूरत नहीं थी, या ये प्लॉट पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ एसेंशियल है, और बहुत खूबसूरत से नैरेट करा हुआ है। एक दिन वर्थ इट, जहाँ पे आपको इन्हें फील कराने की बहुत अर्जेंसी है, आपको अर्जेंसी महसूस होगी, जहाँ पे आपको फील कराने की सब खत्म हो गया, हम हार गए हैं, वहाँ पे आपको वो इमोशन आपको एज अ रीडर अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। जहाँ हमको थोड़ा सा बोर भी करना है तो हमें बोर भी करा जाएगा, जहाँ पे हम चाहते हैं ना कि कैरेक्टर थोड़ा सा बोरियत महसूस करे या फिर थोड़ा सा हारा निराशा महसूस करे, तो वहाँ पे आपको निराशा भी महसूस होगी। किताब को जैसे लिखा गया है, जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा विजुअल है। तो अब जब भी किताब पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं जैसे पढ़ना शुरू करा, पहले पन्ने से ही मेरे दिमाग में एक पिक्चर चलने लगी, वो सब मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, फिल्म की तरह देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जस्ट पेजेस पे मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ इमेजेस बन रहे हैं, नहीं, इट्स एक पूरी प्रॉपर फिल्म, एक पूरा प्रॉपर शो मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक एपिसोड, 7 एपिसोड का 8 एपिसोड का एक शो चल रहा है, एंड आई कैन सी हर एपिसोड की। अच्छा, पहले मून वाले दिन ऐसे गया, इसने ऐसे विंड पकड़ा, ये पेड़ के नीचे गया, इसने वो क्रो मैन जो सेंट था, जो क्रो मैन कहते हैं शायद उसे, उसके पास कैसे जाके वो बात कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। महाकाली का विजुअलाइजेशन जो है अब हमेशा एक बुल जैसा, एक बहुत बड़ा
फिगर देखते हो जिसमें से चेहरे दिख रहे हैं और आवाज़ें मल्टीपल आ रही हैं। डिस्क्रिप्शन से ही उसको लिख के इतना खूबसूरती से लिखा है कि आप अपने आप उसे विजुअलाइज करने लगते हो, आपकी नज़रों के सामने वो ऑलमोस्ट आ जाते हैं कैरेक्टर। माली आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, आप डीडी को इमेजिन, आप डीडी के लिए एक चेहरा बना सकते हो, आप जाकी के लिए एक चेहरा, आप सिरिल के लिए एक चेहरा बना सकते हो, आप स्टैनली के लिए एक चेहरा बना सकते हो। हर किसी का एक, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना सेना, जो अभी मैंने इसके बारे में बताया था, जिसके पिताजी की ड्राइवर थे मिनिस्टर के, उसका जो एवोल्यूशन है, जो एक पहले उसके अंदर जो थोड़ी सी प्योरिटी थी, जो भलाई थी, वो कैसे 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 गंदी होती जाती है, वो कैसे कैसे ईवल बनता जाता है, वो बहुत खूबसूरती विजुअलाइज करेगी। पहले ऐसा लगता है कि कोई फटी जैसा है, फिर उसके वो काले कपड़ों में आता है, फिर उसके शरीर पे टैटू बनने लगते हैं, फिर उसकी आंखें चेंज होने लगती हैं, फिर उसका चेहरा, फिर उसके बाल चेंज होने लगते हैं, कपड़े चेंज होने लगते हैं। हर चैप्टर में धीरे 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 हर मून के साथ वो भी बदलने लगता है। ऑब्वियसली माली एक फोटो जर्नलिस्ट है, माली फोटोज खींचता है जीवन के लिए, उसकी जॉब फोटो खींचना है इंसिडेंट्स की। तो इतना अच्छा विजुअल डिस्क्रिप्शन है कि आप उन फोटोग्राफ्स को देख नहीं सकते हो, पर आपको जो समझाया गया है उन फोटोग्राफ्स के बारे में, आप ऑलमोस्ट उन्हें देख सकते हो शब्दों से ही। बहुत ही कमाल है, बहुत महारत है ये ऐसे ही नहीं हो पाता है, ये छोटा सा काम नहीं है, ये जेन्युइन सीरियस वर्क है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस किताब के बारे में। किताब के बारे में मैं जेन्युइनली बोलूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे इस किताब के बारे में कुछ नेगेटिव, मतलब मैंने बहुत सोचा कि कुछ तो होगा ना जो मेरी कंप्लेन होगी कि नहीं यार ये चेंज करना था, एक आधी हमेशा कंप्लेन होती है। ये 5 out of 5 परफेक्ट, पिच परफेक्ट किताब है। अगर कहीं पे मुझे लगेगा तो मैं शायद बोलूँगा कि एक जो कैरेक्टर था उसका नाम था ड्राइवर मल्ली या ड्राइवर माली करके एक कैरेक्टर था, वो एंड में थोड़ा क्या उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, उसको शायद थोड़ा सा और टाइम देना था। पर ऑब्वियसली क्योंकि पूरी कहानी माली के POV से चल रही है और माली की कहानी में वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट ही नहीं था, तो उसको इंपॉर्टेंस देने का कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा था, तो फेयर। बट मेरी बात मानी जाती तो मैं बोलता कि थोड़ा सा ड्राइवर मल्ली को थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दे, बिकॉज वो एंड में जो वो बन जाता है और जो वो चीज़ें करता है, जो उसका थॉट प्रोसेस, जो उसका थॉट है, अब उसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, हम उसे कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जो आप करना चाहिए था। ऑल इन ऑल परफेक्ट किताब, मज़ेदार किताब है, आप सबको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, बड़ा मज़ा आएगा। 7 मून्स ऑफ माली अलमैदा। हम पहले फिल्में गाने रिकमेंड करते थे, कुछ भी जो हमें रिकमेंड करना होता था वीडियो के एंड में, पर हमने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया था क्योंकि हम भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे जो हम बताएं। तो आज दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं। सो एक फिल्म मैं आप सबको बोलूँगा अभी देखने के लिए, इतना रिलेटेबल नहीं है इस पूरी किताब से या कहानी से, बट ये बहुत अच्छी फिल्म मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखी, कुछ हफ्ते पहले। फिल्म का नाम है बेबी डू डाई डू और इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है वो हुमा कुरैशी जी ने प्ले करा है। फिल्म के डायरेक्टर हैं वो हैं नचिकेत सामंत। बड़ी एक इंटरेस्टिंग नोआर फिल्म है, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है, बड़ी मज़ेदार फिल्म है। आई लाइक इट। थोड़ा सा कभी कभी एक दो जगह लगता है कि अरे यार क्या कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा वियर्ड लगने लगती है, थोड़ी सी चीज़ी हो जाती है, बट या फिर एक जगह लगता है कि थोड़ा सा कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। बट ऑल इन ऑल एक बहुत इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत मज़ेदार फिल्म है, एक फ़न फिल्म है जो आप देखोगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार बोरिंग है, बकवास है, नहीं, मज़ेदार फिल्म है, मुझे बहुत मज़ा आया। तो आप ज़रूर देखना बेबी कर बेबी डू डाई डू। जो गाना मैं आज रिकमेंड करना चाहता हूँ वो बहुत पुराना, ऑलमोस्ट 30-31 साल पुराना गाना है। गाने का नाम है तेरे लिए और उसको बनाया है वाइटल साइंस ने। वाइटल साइंस एक बहुत पॉपुलर बैंड था 90s का, 80s 90s का बहुत पॉपुलर बैंड है, तो उनका बहुत अच्छा गाना है तेरे लिए, वो हम ज़रूर सुने। स्पेलिंग बहुत अजीब है, तेरे जो हम जैसे लिखते हैं TERE स्पेस LIYAY, तेरे लिए। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बड़ा सूदिंग सा गाना है। बहुत अभी मानसून चल रहा है और जिस हिसाब का मौसम है, बड़ा अच्छा है कि आप अकेले कहीं जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं ड्राइव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और जैसे वो गाना चलता रहे, बड़ा अच्छा, बड़ा कामिंग इफेक्ट है उस गाने का। आप ज़रूर सुन सकते हैं तेरे लिए। जाते जाते एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने रील देखी थी, अगर वो मुझे मिली तो मैं वो रील में जिनका भी यूज़र नेम है मैं यूज़र नेम डाल दूंगा यहाँ पे, हो सका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा रील का। बड़ी इंटरेस्टिंग रील थी। उन्होंने बताया कि स्कैमर्स होते हैं, उनके जो मैसेजेस होते हैं उसमें इतनी ख़राब अंग्रेजी क्यों होती है, फिर ये क्यों बताते हैं कि हम नाइजीरियन हैं, हम यहाँ नाइजीरिया से हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अपना काम ख़राब करना है। फिर उन्होंने एक रिसर्च पेपर रेफर करा था, उसमें वो बताते हैं कि एक्चुअली वो लोग जानबूझ के ख़राब इंग्लिश में आपको बताते हैं कि हम नाइजीरियन हैं और ये
सब खराब इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बिकॉज वो स्मार्ट लोग वो स्कैम करना ही नहीं चाहते। जो हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं जिन्हें समझ आ जाएगा पढ़ के कि अरे यार ये तो ठग है, उनसे उन्हें मतलब ही नहीं है वो, क्योंकि पता है उनसे पैसे नहीं निकाल पाएंगे। वो समझते हैं कि हम जो डाउन बैड अमीर लोग हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं पर इतने समझदार नहीं है, वही इन सब में फंसेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक इंसान हमेशा समझदार रहता है, बट एक इंसान का जब मैं ऐसा थोड़ा मोमेंट आता है जब वो थोड़ी सी बेवकूफ़ हो जाता है, जो थोड़ा सा अपना कॉग्निटिव जो है उसकी एबिलिटीज़ को शट डाउन कर लेते हैं। ऐसे ही सिमिलर थॉट मेरे दिमाग में आया है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी तो यही होता है ना। आप व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड्स देखते हो जो 100% डॉक्टर्ड वीडियोज़ हैं, जो आपको देख के पता चल रहा है कि ये तो झूठ है, ये तो बकवास कर रहे हैं, झूठे मीम, झूठी वीडियो, झूठे सब कुछ, झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स न्यूज़ पे चला रहे हैं, झूठी खबरें चला रहे हैं। और कोई तो यार ये क्या झूठ बकवास चला रहे हैं, इसमें कौन आ रहा है? यही पॉइंट है कि आप और मैं, हमारे लिए वो प्रोपेगेंडा और झूठ है ही नहीं। उन्हें पता है हम नहीं फंसने वाले इसमें। तो वो है हमारे पापा मम्मी, दादा दादी, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे कलीग्स भी है ना, फेलोज, जो इतने ब्राइट नहीं है, तो उनको फंसाने के लिए कि वो उसमें मान जाएंगे। वो चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है और हम बिलीव करें। ऐसे उल्टे सीधे मिस इन्फॉर्मेशन देखेंगे ना, इसमें बताएंगे कि इसकी वहाँ से फंडिंग हो रही है और ये चाइना एजेंट है और ये अमेरिका एजेंट है, और आप बोलोगे क्या बकवास है। जैसे राहुल गांधी की एक चाइनीज किसी डेलीगेशन का फोटो दिखाएंगे, बोलेंगे देखो चाइनीज एजेंट है। आप बोलोगे यार इतना बेवकूफ इंसान क्यों होगा? अगर कोई चाइनीज एजेंट है, उसकी इतनी खुले में किसी चाइनीज डेलीगेशन के साथ फोटो है कुछ साइन करते हुए, और वो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो इतना पब्लिक केस है, और वो क्यों आने देगा कोई इंसान इतना पब्लिक ऐसे डॉक्यूमेंट को? और अगर वो है चाइनीज एजेंट और इतना अच्छा प्रूफ है, तो इसे वो पकड़ो, फिर अरेस्ट करो, क्या कर रहे हैं सब लोग, है ना? वो प्रोपेगेंडा हमारे आपके लिए है ही नहीं। अब बोलोगे यार चल, वो है मेरे पिताजी के लिए, जो ये देखेंगे बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है, राहुल गांधी है तो चाइनीज एजेंट। या फिर वो पढ़ेंगे कि मोदी साहब तो हिमालय पे रहे हैं और ये करा है और वो करा है, और आप बोलोगे यार क्या बकवास कर रहे हो यार, कम ऑन। तो अगर हमारे आपके लिए ही नहीं, वो है, उसकी ऑडियंस है जो इसमें मानने के लिए बैठी है, जो इस पे मानने के लिए बैठी है। मैं एक बहुत हेवी राइट विंगर इंसान के लिए उसका सोशल मीडिया पे प्रोड्यूसर था मैं, तो देन तब मैंने फाइंड आउट करा कि कुछ भी रैंडम खबर ले लो, आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे करो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे करो, और अपने मन मर्जी की खबर बनाओ, उसमें कुछ भी डाल दो एंड चला लो, और लोग बस बैठे हैं उसमें बिलीव करने के लिए। वही है जैसे स्कैमर्स मेरे हिसाब से काम करते हैं ना, कि हमें स्मार्ट लोग फंसाने नहीं, हमें तो बेवकूफ फंसाने हैं। ऐसे ये लोग भी करते हैं कि नहीं, हम जैसे आप जैसे को वोट चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए, उन्हें पता है उनका किसका वोट चाहिए, जो बैठा है इंतजार में कि ऐसी कोई प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ झूठ आए और मैं ऑब्जर्व करूँ। ये कुछ इस तरह का आइटम है। मेरा एक थॉट है, अगर आपको लगता है कि ये सही है, गलत है, क्या है, आपको क्या थॉट है इसके बारे में, आप ज़रूर कमेंट्स में आके, नीचे आके ज़रूर बताइए। हम बात कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, सभी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, इट हेल्प्स गेट अस मोर रीच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।